हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन। आज हम बेसिकली माइटोसिस और इंटरफेस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सेल डिवीजन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल डिवीजन क्या होती है। ठीक है, सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच ए पेरेंट सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस ए न्यू डॉटर सेल। सेल डिवीजन कहते हैं जिसमें कहता है जो पेरेंट सेल है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा और एक नई डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, उसे हम सेल डिवीजन बोलते हैं। ये क्या होती है, असेंशियल है, ज़रूरी है किसके लिए, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर और रिप्लेसमेंट के लिए ओल्डर सेल्स की, और रिप्रोडक्शन के लिए क्या होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ये ज़रूरी होती है। अब जो सेल डिवीजन होती है वो दो तरीके की होती है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, माइटोसिस एंड मियोसिस। सबसे पहले हम सेल साइकिल को पढ़ते हैं। सेल साइकिल क्या है, बिफोर सेल डिवाइड, सेल के डिवाइड करने से पहले वो सेल साइकिल से गुजरता है। अब जो सेल साइकिल है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है इंटरफेज जिसे हम आई फेज भी बोलते हैं, दूसरा होता है माइटोसिस फेज जिसे हम एम फेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम इंटरफेज को डिस्कस कर लेते हैं। इंटरफेज क्या होता है, इट इज़ अ प्रिपरेशन फेज बिफोर माइटोसिस। इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रिपरेटरी फेज बोल सकते हैं। ठीक है, ये माइटोसिस से पहले होता है और सबसे ज़्यादा टाइम इंटरफेज ही लेता है एक सेल का। ठीक है, 95% ऑफ टाइम जो है सेल का इंटरफेज में चला जाता है और 5% ही टाइम माइटोसिस में लगता है। ठीक है, it is a period in which all molecular component of the cells are synthesized। ये वो पीरियड है सेल का जिसमें क्या करें, ये वो पीरियड है सेल का जिसमें क्या करेंगे, हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स हैं सेल के, वो क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है, बिफोर द सेल एंटर्स द डिविजनल फेज। ये हमारा सेल का वो पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, जो जितने भी कंपोनेंट सेल के वो सिंथेसाइज कर जाते हैं बिफोर, इससे पहले कि वो एंटर करें एम फेज में, सब कुछ सिंथेसाइज हो चुका होगा, जितने भी कंपोनेंट सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर होंगे वो सिंथेसाइज हो चुके होंगे। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ क्या हैं सेल इंटरफेज की, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो इंटरफेज में होती हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा, रेप्लिकेशन होगी जेनेटिक मटीरियल की, डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाएगी, सिंथेसिस हो जाएगी न्यूक्लियर प्रोटीन्स की। ठीक है, डिवीजन होगी सेंट्रोसोम्स की एनिमल सेल्स में, और क्या होगा, सिंथेसिस होगी एनर्जी रिच कंपाउंड्स की। ठीक है, अब जो इंटरफेस होता है वो फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड होता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, अब इनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले G1 फेज क्या होता है, G1 फेज को हम गैप फेज भी बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर द प्रीवियस सेल डिवीजन, जो प्रीवियस सेल डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद जो भी नया सेल बनेगा ना, वो G1 फेज में एंटर करेगा। ठीक है, ये याद रखना। अब G1 फेज में होता क्या क्या है, G1 फेज में क्या होगा, जो सेल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जितनी भी नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की वो इसी G1 फेज में कैरी आउट होंगी। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी, जो न्यू सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी, माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ अदर ऑर्गेनेलीज हैं जिनका नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जो सेल्स प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स नीडेड फॉर इट्स एक्टिविटी। इसमें एंजाइम्स की प्रोडक्शन होगी जो कि फर्दर सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर होंगे। ठीक है, डीएनए करेगा अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ G1 फेज के बिगिनिंग पे क्या होगा, हर एक क्रोमोजोम के पास क्या होगा, एक क्रोमेटिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा गैप फेज, G1 फेज। अब हम पढ़ते हैं एस फेज को सिंथेसिस फेज भी बोला जाता है, बिकॉज इसमें जो डीएनए का नंबर है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरफेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरफेस का। इट इज़ अ फेस इन विच डीएनए रेप्लिकेट, ये वो पार्ट है जिसमें जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कर जाता है एंड क्रोमोसोम प्रिपेयर करते हैं अपने आप को इक्विटेबल डिवीजन के लिए, मतलब माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करते हैं। जितने भी एंजाइम हैं जो डीएनए सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होंगे वो इसी फेज़ में बनेंगे और G1 फेज़ में बनेंगे। ठीक है, डीएनए सिंथेसाइज्ड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए सिंथेसाइज होगा न्यूक्लियोटाइड से, उसका जो कंटेंट है वो डबल हो जाएगा। एट द एंड ऑफ एस फेज के एंड पे क्या होगा, जो ईच क्रोमेटिन बिकेम रेप्लिकेटेड विच रिमेन अटैच टू द सेंट्रोमेयर। एस फेज के एंड पे क्या होगा, जो हर एक क्रोमेटिन फाइबर है वो क्या होगा, रेप्लिकेट कर जाएगा लेकिन वो अटैच रहेगा किससे, सेंट्रोमेयर से। सेंट्रोमेयर रेप्लिकेशन इन एनिमल सेल इज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन दिस फेज। सेंट्रोमेयर रेप्लिकेशन भी एनिमल सेल्स में इसी फेज में होती है। ठीक है, जो न्यूली रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल्स होंगे वो स्मॉल होंगे। ठीक है, बिगिनिंग में, तो उन्हें प्रोसेंट्रियोल बोल सकते हैं। देन हमारा लास्ट फेज है G2 फेज। G2 फेज को हम क्या बोलते हैं, सेकंड ग्रोथ फेज भी बोलते हैं या फिर पोस्ट सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस है वो कंटिन्यू रहेगी, आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज होते रहेंगे, लेकिन जो डीएनए की सिंथेसिस है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है उसके आगे हमें रिक्वायरमेंट होगी माइटोसिस में। ठीक है,
इन दिस फेज द क्रोमोसोम अंडरगो कंडेंसेशन। इस फेज़ में क्या होगा, जो क्रोमोसोम की कंडेंसेशन है वो होना शुरू हो जाएगी और जो सेल है अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा डिवीजन के लिए। मैंने कहा क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगी। क्रोमोसोम की एक्चुअल कंडेंसेशन प्रोफेज में होती है, ठीक है, यहाँ पे शुरू हो जाएगी होनी, ठीक है। अब हम माइटोसिस को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिसमें हम इसके पाँचों फेजेस को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे डिटेल में। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस को हम इक्विटेशनल डिवीजन या फिर इक्विटेशनल डिवीजन बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं माइटोसिस को हम। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, एक तरह का न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसमें क्या होता है, जो इन विच द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर एक्यूरेटली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दो डॉटर न्यूक्लियाई में, ठीक है। माइटोसिस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड है किसका, सेल डिवीजन का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोड्यूस करने के लिए और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब इसके फेजेस की बात कर लेते हैं। मेन स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, कौन कौन से स्टेजेस हैं माइटोसिस के? मेनली 5 स्टेजेस होते हैं माइटोसिस के। प्रोफेस, प्रोमेटाफेस। प्रोफेस और प्रोमेटाफेस कंबाइन भी डिस्कस किया जाता है, किन्हीं किन्हीं बुक में क्या होता है, जो प्रोफेस और प्रोमेटाफेस है उसे एक साथ ही बता दिया जाता है। देन मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस, एंड देन लास्ट हमारा साइटोकाइनेसिस आएगी, ठीक है। तो इनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोफेस। प्रोफेस क्या है? फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस की, यहाँ से माइटोसिस शुरू हो रही है। इसके क्या होते हैं, 3 मेन फंक्शन होते हैं प्रोफेस के। सबसे पहले क्या है, कोइलिंग और कंडेंसेशन होगी इस फेज में क्रोमोसोम की। देन डिसइंटीग्रेशन होगी न्यूक्लियस की और ब्रेक डाउन होगा न्यूक्लियर एनवलप का। ये 3 इसके मेन फंक्शन है, इसमें ये 3 चीज़ें होंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, इनिशियली जो क्रोमोसोम्स थे वो लॉन्ग और थिन थे। जो क्रोमोसोम थे वो इनिशियली क्या थे, ऐसे थे, लॉन्ग और थिन थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था उनका, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो क्रोमोसोम्स थे वो आपस में जुड़ गए, इंटरमिंगल, मतलब उन्होंने जुड़ के नेटवर्क बना लिया न्यूक्लियस के अंदर। उस स्टेज को इन्होंने क्या बोला, स्प्रिंग स्टेज बोला, ठीक है। सोन क्रोमोसोम अंडरगो कोइलिंग, उन क्रोमोसोम्स की और कोइलिंग हो गई, सुपर कोइलिंग होगी, वो शॉर्ट और थिक हो गए, वो लॉन्ग और थिन से शॉर्ट और थिक हो गए, ठीक है। ईच क्रोमोसोम इज नाउ विजिबल एज अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। अब हर एक क्रोमोसोम डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है, जिसके पास क्या 2 क्रोमेटिड हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सेंट्रोमेयर से, ठीक है। ऐसे ये बीच वाला सेंट्रोमेयर है, ये 2 क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं, ठीक है। द न्यूक्लियोलस अंडरगो डिसोल्यूशन, जो न्यूक्लियोलस है वो डिसोल्यूशन में चला जाएगा, मतलब उसका डिसोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा, वो डिसोल्व होना शुरू हो जाएगा, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये प्रोफेस का डायग्राम है, ये देख लेना एक बार, ठीक है। देन प्रोमेटाफेज क्या होता है? प्रोमेटाफेज एनिमल और प्लांट में अलग से हम डिस्कस करेंगे। प्रोमेटाफेज में क्या होगा, फॉर्मेशन होगी स्पिंडल्स की और अटैचमेंट होगी क्रोमेटिड्स की, किस पे, स्पिंडल्स पे। आर द इंपॉर्टेंट इवेंट, ये क्या इंपॉर्टेंट इवेंट है प्रोमेटाफेज की। अब क्या होगा, एनिमल सेल्स की बात कर लेते हैं। एनिमल सेल्स में क्या होगा, जो सेंट्रोजोम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, विच ऑर्गेनाइज, जो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे किसको, स्पिंडल एपरेटस को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, कंसिस्टिंग माइक्रोट्यूबुलर्स, एस्टर्स एंड स्पिंडल्स, ठीक है। फ्रॉम ऑलरेडी डुप्लीकेटेड सेंट्रोजोम्स वन रिमेन स्टेशनरी, जो सेंट्रोजोम्स ऑलरेडी डुप्लीकेट कर चुके हैं, डिवाइड कर चुके हैं, उनमें से क्या होगा, एक तो सेंटर पे रहेगा, एक स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। जो दूसरे वाला होगा वो अपोजिट पोल पे मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस शॉर्ट माइक्रोट्यूबुल स्ट्रैंड रेडिएट आउट, इसके साथ साथ जो शॉर्ट माइक्रोट्यूबुल स्ट्रैंड्स हैं वो रेडिएट आउट करना शुरू करेंगे, बाहर की तरफ उनकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी पेरिफेरी से सेंट्रियोल की, ठीक है। सारे के सारे डायरेक्शन में, जिन्हें हम एस्टर रेज भी बोलते हैं, जिसका डायग्राम मैं आपको आगे दिखाऊंगी, ठीक है। सम ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स रन्स बिटवीन 2 सेंट्रोजोम्स एंड इंक्रीज द लेंथ एज दे माइग्रेट। प्लांट सेल्स में क्या होगा, जो सेंट्रियोल्स होता है प्लांट सेल में वो एब्सेंट होता है, ठीक है। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो बनेंगे माइक्रोट्यूबुल से, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ईच स्पिंडल इज मेड अप ऑफ 4 to 12 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये इसका डायग्राम हो गया, देखो ये सेंट्रोजोम है, सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्रोमोजोम्स हैं। इसका जो रेस वाला डायग्राम है वो आपको एनाफेज में दिखाऊंगी, ठीक है, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब मेटाफेज की बात कर लेते हैं। मेटाफेज में क्या होगा, इट इज़ करेक्टराइज बाय द मूवमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स की मूवमेंट क्या होगी, इक्वेटर पे हो जाएगी। जो सारे के सारे क्रोमोसोम्स हैं वो एक लाइन में इक्वेटर में अरेंज हो जाएंगे। जो मेटाफेज है उसे सबसे इंपॉर्टेंट फेज माना जाता है, बिकॉज इसी स्टेज पे जो क्रोमोसोम है उसकी स्टडी की जा सकती है, मॉर्फोलॉजी की और नंबर की स्टडी की जा सकती है, ठीक है। इस स्टेज पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, इसलिए इसे बेस्ट स्टेज माना गया है क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी और नंबर की स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और ये किसकी वजह से होगा, दिस इज अचीव्ड बाय स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल एपरेटस।
इट कंसिस्ट टू टाइप ऑफ फाइबर्स में क्या होंगे, दो तरह के फाइबर्स होंगे। एक तो होगा डिसकंटिन्यूस इंटरजोनल फाइबर और दूसरा होगा क्रोमोसोमल या फिर टैक्टाइल फाइबर। ईच ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमेटिड गेट अटैच बाय सेपरेटेड टैक्टाइल फाइबर। जो भी डुप्लीकेटेड क्रोमेटिड है वो एक टैक्टाइल फाइबर से अटैच होगा, ठीक है, या फिर क्रोमोसोमल फाइबर से अटैच होगा। जो टैक्टाइल फाइबर्स हैं गेट अटैच टू द काइनेटोकोर, जो फर्दर काइनेटोकोर से अटैच होंगे, जो कि प्रेजेंट होंगे यहाँ पे सेंट्रोमेरिक रीजन में क्रोमोसोम की, ठीक है। द क्रोमोसोमल फाइबर गेट टाइटन, जो क्रोमोसोमल फाइबर वो टाइट होते जाएंगे, ठीक है, और एक दूसरे को अपोजिट पोल्स पे खींचना शुरू कर और क्या करेंगे, इक्वेटर पे उसे क्या करेंगे, हेल्ड करा देंगे, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेट की फॉर्मेशन करवाएंगे, मेटाफिजिक प्लेट की फॉर्मेशन करवा देंगे। और इस प्रोसेस को कि सारे के सारे क्रोमोसोम एक लाइन में अलाइन कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कांग्रेशन बोलते हैं। और ये क्या है, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी और नंबर की स्टडी के लिए बेस्ट स्टेज है मेटाफेज, ठीक है। ये इसका डायग्राम है कि सारे के सारे क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज कर गए, ठीक है, इक्वेटर पे लाइन कर गए। ये हमारे क्या है, स्पिंडल फाइबर्स हैं। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं, ये हमारे क्रोमोसोमल फाइबर्स हैं, और ये अपोज्ड पोल्स हैं। देन एनाफेज, देखो ये थी एस्टर रेज, कि वो एस्टर रेज रेडिएट आउट करना शुरू कर गई, ठीक है, एस्टर रेज थी। ये थे हमारे क्रोमोसोमल फाइबर्स। जो डार्क स्ट्रक्चर दिख रहा है, डार्क लाइन है, वो क्रोमोसोमल फाइबर है, और जो ये डैश डैश वाली लाइन है, डिसकंटिन्यूस लाइन है, ये इंटरजोनल फाइबर्स है, और ये अपोजिट पोल्स आ गए, और ये सेंट्रोमेयर है। अब एनाफेज में क्या होगा, सिमेंटेंस डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर्स ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द एनाफेज। अब क्या होंगे, जो सेंट्रोमेयर्स हैं उनकी डिवीजन होना शुरू हो जाएगी, जिससे क्या होगा, एनाफेज की स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है, एनाफेज स्टार्ट हो जाएगा। इन दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इससे क्या होगा, एक्टिवेशन होगी किसकी, एपीसी की, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स की। अभी जो एपीसी है वो क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा कोहेशन प्रोटीन को। कोहेशन प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो दो क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है, दो क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ के रखता है। अब ये क्या करेगा, इन दो क्रोमेटिड्स के बीच का जो प्रोटीन है वो टूट जाएगा, दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्रोमेटिड पहले जुड़ी हुई थी आपस में, ऐसे जुड़ी हुई थी, ठीक है। अब ये इनके बीच का ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये अलग हो जाएगी, ऊपर वाली अलग हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये दो क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गई। सेपरेटेड क्रोमेटिड्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज डॉटर क्रोमोसोम। सेपरेटेड क्रोमेटिड्स को हम डॉटर क्रोमोसोम भी बोलते हैं। द टू डॉटर क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर। दोनों के दोनों डॉटर क्रोमोसोम्स दो स्पिंडल फाइबर से अटैच होंगे, दो डिफरेंट पोल्स पे अटैच होंगी। द स्पिंडल फाइबर अंडरगो शॉर्टनिंग, और स्पिंडल फाइबर की शॉर्टनिंग होना शुरू हो जाएगी। डॉटर क्रोमोसोम्स क्या होंगे, रिस्पेक्टिव पोल से मूव कर जाएंगी। ये था हमारा एनाफेज का डायग्राम। ये यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि अपोजिट पोल्स पे मूवमेंट हो चुकी है। अब हमारा लास्ट फेज है टीलोफेज, जिसमें क्या होगा, डॉटर सेल्स है, जिसमें क्या होगा, जो सेल है वो दो डॉटर सेल्स में टूट जाएगा। ये क्या है, फाइनल स्टेज है हमारी माइटोसिस की। इसमें क्या होगा, व्हेन द डॉटर क्रोमोसोम्स रीच टू द अपोजिट पोल्स, तब ये शुरू होगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। 10 टू डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म्ड, क्रोमोसोम अनकोइल हो जाएंगे, थिन बन जाएंगे दोबारा से। न्यूक्लियोलाई रीअपियर इनसाइड द न्यूक्लियाई। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस यहाँ से बिगिन होएगी, ठीक है, लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स, जिससे क्या होगा, दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी ऐसे, ठीक है। ऐसे दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, डॉटर क्रोमोसोम्स यहाँ पे हैं, ठीक है। ये टीलोफेज था। अब हमारा लास्ट स्टेप है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है, फाइनल स्टेज है माइटोटिक सेल डिवीजन की, जिसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा और दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब ये दो तरीके से होती हैं, एनिमल सेल में होती है फ्लोइंग मेथड से, और प्लांट सेल में होती है सेल प्लेट मेथड से। सबसे पहले है क्लीवेज या फिर फ्रोइंग मेथड। एनिमल सेल की बात कर लेते हैं। आफ्टर टीलोफेज पे क्या होगा, टीलोफेज के बाद जो फरो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा मिडल ऑफ द सेल में, ऐसे। ये एक फरो है, ये आपको ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फरो है, ये बनना शुरू हो जाएगा मिडल पे, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज फरो बोलते हैं। द सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट मूविंग इनवर्ड। जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी मूवमेंट होगी इनवर्ड, उसकी मूवमेंट इनवर्ड शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो सेंटर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगी ऐसे। जो सेल मेम्ब्रेन है वो ऐसे सेंटर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगी। अ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग मेड मेनली ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन हेल्प द फरो टू कॉन्स्ट्रिक्ट। अब एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल जो फरो था वो डीप होता जाएगा, ठीक है। फाइनली जो सेल मेम्ब्रेन है वो पिंच ऑफ हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, और दो डॉटर सेल बन जाएंगे। देखो पहले फरो की फॉर्मेशन हुई, देन उसने मूवमेंट अंदर की तरफ मूव करना शुरू करा सेल ने, ठीक है। ये मिड बॉडी एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन गई, देन इससे क्या हुआ, और ज़्यादा डीप मूवमेंट होती गई, और फाइनली दो सेल हमारे पास बन गई,
तो ये था हमारा क्लीवेज या फिर फ्लोइंग मेथड। अब दूसरा है सेल प्लेट मेथड। प्लांट सेल है वह रिज्ड सेल वॉल, जो प्लांट की सेल वॉल होती है काफ़ी ज़्यादा रिज्ड होती है, तो डायरेक्टली तो इसमें क्लीवेज हो नहीं सकती, डायरेक्टली 2 सेल नहीं बन सकते। तो क्या होगा, सबसे पहले वेसिकल्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी सेंटर पे सेल के, ठीक है। ऐसे ऐसे वेसिकल्स बन जाएंगे, ये हमारा सेल था। अब इसमें क्या होंगे, ऐसे वेसिकल्स बन जाएंगे। अब ये वेसिकल्स जुड़ जाएंगे आपस में और सेल प्लेट की फॉर्मेशन करेंगे ऐसे। अब ये सेल प्लेट है, फर्दर क्या करेगी, एक नई सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बना देगी और 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। वेसिकल्स की फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो सेल प्लेट थी वो ग्रो करना शुरू कर देगी सेंटर की तरफ। इट इवेंचुअली ज्वाइन द एग्जिस्टिंग सेल वॉल, और इवेंचुअली ज्वाइन करेगी एग्जिस्टिंग सेल वॉल को, ठीक है। अ न्यू सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी 2 डॉटर सेल्स के बीच में। दस 2 सेपरेट डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। ऐसे हमारे 2 सेपरेट डॉटर सेल्स हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।